यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप आपके एंड पे रिवीजन हो रहा है एंड सर यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस एंड सर ये रिवीजन लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही है टू रिवाइज द कंटेंट। आइए सरकार, माहौल के साथ हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 असेसमेंट अंडर जीएसटी। सरकार सेक्शन नंबर 59 से लेकर सेक्शन नंबर 64 तक कवर किया इस चैप्टर ने। छोटा सा चैप्टर सर देखिएगा। सबसे पहला सेक्शन नंबर 59 बोलता है क्या? सेल्फ असेसमेंट। सर हर रजिस्टर्ड पर्सन को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस द टैक्स। सर खुद को ही टैक्स का अमाउंट निकालना है, खुद को ही क्लासिफिकेशन करना है, खुद को वैल्यूएशन निकालना है, खुद को ही टैक्स का अमाउंट निकालना है और सेल्फ असेस करके टैक्स पे करके रिटर्न सबमिट करना है। क्लियर? ये लिखा है सेक्शन 59 में। सर सेक्शन में 60 बोलता है क्या? सॉरी, अगर किसी एसएससी को असेसमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब या वो वैल्यूएशन में उसको इशू आ रहा है या फिर क्लासिफिकेशन में इशू आ रहा है, मतलब एचएसएन कोड निकाल नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं पड़ रहा है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है कि नहीं है, या सर वैल्यूएशन में इशू आ रहा है उसको, जैसे सर कोई पर्टिकुलर सर एक्सपेंस वैल्यू में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वैल्यू में एक्सक्लूड करना है कि नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली वैल्यूएशन या क्लासिफिकेशन में इश्यू आ रहा है, तो ऐसे केस में सर ही कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट टू हिज प्रॉपर ऑफिसर। तो जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर को वो अप्लाई करेगा फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। अब ऐसे केस में पहले वो एप्लीकेशन एग्जामिन करेगा विद इन 90 डेज। अगर उसको लगता है यस प्रोविजनल असेसमेंट करना चाहिए तो विद इन 90 डेज प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा। पर उससे पहले आपसे क्या करवाएगा? एक बार बॉन्ड साइन करवाएगा। बॉन्ड में लिखवाएगा कि साहब अगर फाइनल असेसमेंट करते वक्त अमाउंट ऑफ टैक्स ज्यादा बनता है तो जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स होगा वो आप पे करेंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड यू विल कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस। ओके सरकार, अब मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, मान लो ₹1000 में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ। क्लियर? अब सर 1000 के हिसाब से आप टैक्स पे करते जाएंगे एंड सर फाइनल असेसमेंट करने के लिए 6 मंथ का टाइम दिया प्रॉपर ऑफिसर को। अगर वो लेट हो जाए, मतलब लगता है कि टेक्निकल रीजन है कोई और प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा विद इन 6 मंथ, तो ऐसे केस में जॉइंट कमिश्नर फर्दर 6 मोर मंथ का टाइम दे सकता है एंड कमिश्नर के पास पावर है कि फर्दर 4 मोर ईयर तक का टाइम दे सकता है। क्लियर? तो 6 मंथ प्लस 4 ईयर का टाइम है फाइनल असेसमेंट करने के लिए और प्रोविजनल असेसमेंट एक्सेप्ट करने के लिए 90 डेज का टाइम दे रखा है। क्लियर? अब साहब मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में? 1200 में। प्रोविजनल असेसमेंट था कितने में? 1000 में। तो ऐसे केस में 200 रुपये डिफरेंस जो भी बनता है, जब तक सर उसने गुड्स क्लियर करी, गुड्स या सर्विसेज क्लियर करी थी, कब से? सर जब से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ वहां से लेके जब वो फाइनल असेसमेंट होने के बाद जब डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगा उसके बीच में जितने भी उसने गुड्स या सर्विस अप्लाई करी जिस पे 1000 के हिसाब से टैक्स पे किया, उन सब के हिसाब से वो 200 के हिसाब से डिफरेंस निकालेगा एंड मंथली जो रेस्पेक्टिव मंथ का ड्यू डेट आएगा सर वहां से उसको सर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव मंथ के हिसाब से। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर? डन। पर अगर फाइनल असेसमेंट मान लो हो गया कितने में? 700 में, मतलब प्रोविजनल असेसमेंट था कितने में? 1000 में और फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में? 700 में। तो ऐसे केस में 300 रुपए जो डिफरेंस अमाउंट था सर उसका रिफंड मिलेगा, बट रिफंड इन इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब रिफंड मिलेगा ओनली टू द पर्सन हु इज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स। क्लियर? तो जिसने बर्डन बोर्न किया होगा वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। मान लो आपने प्रूव कर दिया कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, आप रिफंड के लिए गए, रिफंड के लिए आप गए, तो सर ऐसे केस में आप एलिजिबल अगर हो तो सर जिस दिन आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, पहली बात तो रिफंड के लिए आपको 2 साल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ वहां से 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए। और सर आपने अगर रिफंड के लिए अप्लाई किया तो जिस दिन आपकी वैलिड एप्लीकेशन गई डिपार्टमेंट के पास उसके बाद 60 डेज का टाइम था डिपार्टमेंट को रिफंड देने के। 60 डेज के अंदर अगर रिफंड नहीं दिया तो 61st डे से डिपार्टमेंट विल गिव द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सर 61st डे से ऑन द अमाउंट रिफंडेबल टू द पर्सन। क्लियर? डन। ये था आपका क्या? प्रोविजनल असेसमेंट। और हाँ, मान लो फाइनल असेसमेंट से पहले आपको लग गया कि सर फाइनल असेसमेंट 1200 में होने वाला है इस एग्जांपल में मान लो, तो सर ऐसे केस में सर आपने पहले ही डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स अगर पे कर दिया फाइनल असेसमेंट होने से पहले ही, तो सर आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उस अकॉर्डिंग होगी। सर जिस दिन आपने पे कर दिया तब तक का इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की जाएगी। सर भारत माता की जय। सर आइए सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप इन एवरी असेसमेंट। सर क्या होता है? सेल्फ असेस करके अपने रिटर्न फाइल के डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको स्क्रूटनाइज करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, हर एक एंट्री चेक करेगा। उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह मंगाने हैं, आपको लेटर इशू करेगा और डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो मंगाएंगे आपसे। सर उनको लगता है कोई डिस्क्रिपेंसी है तो सर आपको नोटिस इशू किया जाएगा और उसमें आपने अगर डिस्क्रिपेंसी का जवाब जो दिया वो सेटिस्फैक्ट्री अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर उनको लगता है कि सर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं, उनको लगता है कि टैक्स बनता है और उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कोई करेक्टिव स्टेप नहीं लिया, तो ऐसे केस में अब डिपार्टमेंट पास ऑप्शन क्या है? सर इन 4 में से कोई भी एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है। सेक्शन में 65, 66, 73, 74। 65, 66 हम पढ़ेंगे ऑडिट, 73, 74 आपको पता है शो कोज नोटिस सर्व करना है मिस्टेक के केस में, फ्रॉड के केस में। क्लियर? इन 4 में से कोई भी स्टेप डिपार्टमेंट ले सकता है अगर उनको लगता है कि डिस्क्रिपेंसी है और असेसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो। आइए सर सेक्शन में 62 असेसमेंट ऑफ रिटर्न्स। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो पर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो सर हमने पढ़ा था रिटर्न के चैप्टर में क्या कि सर अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया तो आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस इशू करके बोलेंगे क्या अगले 15 डेज में रिटर्न सबमिट कर देना, और अगर अगले 15 डेज में आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, वो नोटिस आने के 15 डेज में आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो ये सेक्शन का पावर
आ जाता है डिपार्टमेंट पास, और प्रॉपर ऑफिसर कैन assess the liability of the assessee on the basis of available information document record के बेस पर अपना बेस्ट जजमेंट यूज करेगा असेसिंग ऑफिसर, और आपका असेसमेंट का डालेगा। आपका मतलब आपने जो सप्लाई किया उसका बेटा। क्लियर? अब सर ऐसे केस में सर दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, सर सबसे पहले असेसमेंट करने से पहले आपको एक नोटिस इश्यू किया जाएगा। सर नोटिस इश्यू करके बोलेंगे कि सर नोटिस इश्यू किया 15 डेज का बेटा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। ये बात लिखी है आगे सेक्शन 46 में रिटर्न वाले चैप्टर में। सर क्या लिखा था वहां पे बेटा कि आप अगले 15 दिन में रिटर्न सबमिट कर देना, वो नहीं किया तो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का पावर आता है ऑफिसर के पास में। अच्छा अब इसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो किया है वो कितने टाइम तक कर सकता है ये? सर जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ वो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट बेटा मतलब 31 दिसंबर, वहां से 5 साल तक का टाइम मिलता है डिपार्टमेंट पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का। क्लियर? अब मान लो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, अब उसके 30 दिन में अगर आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया, सारे टैक्स वगैरह जो पे करने थे पे कर दिए, इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट फाइलिंग फी पे कर दिया और वैलिड रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिया, तो ऐसे केस में सर इन्होंने जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा, और सर आपने जो रिटर्न फाइल किया उसको मान लिया जाएगा। मतलब 30 दिन का टाइम आपको वापस से दिया गया फाइनली बेटा। माहौल सरकार आइए सेक्शन में 63। अब साहब ये कौन है? सर असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड थे पर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, एंड स्टिल यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेकंड, आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं एंड यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, उनके लिए सेक्शन अप्लाई होता है। और वहां बोला है क्या? डिपार्टमेंट ऐसे केस में अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे असेसमेंट कर सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पर। उससे पहले एक बार अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दी जाएगी आपको सर बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, और सर वो नोटिस आपको इश्यू करेंगे और बोलेंगे क्या हमारे हिसाब से इतना टैक्स बनता है, आपने टैक्सेबल सप्लाई किया, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है, बताइए साहब हम आपसे रिकवरी क्यों ना करें? अब ऐसे केस में आपको 30 दिन का वक्त दिया, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा टू फर्निश योर रिप्लाई। अगर आपने रिप्लाई कर दिया वो सेटिस्फैक्ट्री था तो मैटर ड्रॉप, पर अगर मान लो मैटर जो आपने रिप्लाई दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा? अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पर अपना बेस्ट जजमेंट यूज करेगा प्रॉपर ऑफिसर और असेसमेंट का डालेगा। पर ऐसे केस में अगेन असेसमेंट कितने पीरियड के लिए कर सकता है वो? सर जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए और टैक्सेबल सप्लाई किया वो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, वहां से 5 साल के अंदर कभी भी ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। डन। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 64, समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। सर ये बड़ा ही सुंदर सेक्शन है, ध्यान देना बेटा। यहां पर अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये जो असेसी है इसका कंफर्म टैक्स लायबिलिटी बनता है और इंटेलिजेंस विंग ऑफ द डिपार्टमेंट या किसी और मोड से डिपार्टमेंट को ये पता पड़ता है कि एसएससी भाग जाएगा, एस्केप हो जाएगा, ये अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देगा साहब, और देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट, तो ऐसे केस में इमीडिएट एक्शन लेने के लिए सेक्शन दिया गया है। सर नॉर्मल जो सेक्शन नंबर 73 74 का प्रोसीजर होता है वो अगर फॉलो करेंगे तो साहब बहुत लेट हो जाएंगे, एसएससी भाग जाएगा। तो ऐसे केस में समरी असेसमेंट ये सिस्टम दिया हुआ है सेक्शन नंबर 64 के अंदर। और यहां कहा हुआ है क्या? ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर पहले परमिशन लेगा ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की, उसकी परमिशन लेने के बाद वो क्या करेगा? समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा, और उसने अगर समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, और नहीं पे करते तो रिकवरी डायरेक्ट शुरू हो जाएगी बेटा। पर ये एक बड़ा ही कोर्सिव एक्शन है डिपार्टमेंट का एसएससी के अगेंस्ट, मतलब बड़ा ही खतरनाक एक्शन है बेटा, इसलिए इसको बहुत सोच समझ के लिया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू। पर मान लो एक बार ये ऑर्डर पास हो गया, अब साहब सर फिर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो गलत हो गया साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऑन हिज ओन उसको लगता है, या फिर एसएससी ने ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को रिप्रेजेंट किया और बोला क्या साहब ठीक है टैक्स बनता है पर मैं भाग जाऊंगा, मैं अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दूंगा, मैं देश की मिट्टी छोड़ के भाग जाऊंगा, ना हो पाएगा सर। और उसने ये प्रूव कर दिया कि ठीक है टैक्स बनता है, अग्रीड, बट समरी असेसमेंट ऑर्डर वाज नॉट अ करेक्ट स्टेप फॉर मी, मेरे लिए सही नहीं किया आपने, और ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि ठीक है साहब बात सही है बिल्कुल इसकी, तो ऐसे केस में अगर उस असेसर ने विद इन 30 डेज सर अप्लाई किया फॉर विड्रॉल ऑफ दिस ऑर्डर, तो ऐसे केस में वो ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर इस ऑर्डर को क्या कर देगा? विड्रॉ कर देगा। पहली बात तो ये वो खुद चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, सेकंड एसएससी के एप्लीकेशन पे वो विड्रॉ कर सकता है। ओके, अगर उसने विड्रॉ कर दिया है इस ऑर्डर को तो सर ध्यान देना ये ऑर्डर तो विड्रॉ हो गया समरी असेसमेंट ऑर्डर, पर देयर वाज अनडिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी, इसलिए सर विड्रॉल ऑफ दिस असेसमेंट ऑर्डर विल हैव टू बी फॉलोड बाय सेक्शन नंबर 73 एंड 74, मतलब शो कोज नोटिस तो सर हो गई होगा क्योंकि देयर वाज अ टैक्स लायबिलिटी, इधर इन सेक्शन में 73 74 शो को नोटिस सर्व होगा। इसी के साथ भारत माता की जय, ये सेक्शन में 64 खत्म होता है। अब सर मैंने एक समरी बुक के अंदर आपको छोटा सा एक ये पॉइंट दे रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट विच में बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट
अगेंस्ट टेक्सुअल पर्सन। इस चैप्टर का समरी दे रखा है बेटा एक तरह से, किस तरह के असेसमेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन कभी एग्जाम में बन जाए तो बन जाए, किस तरह के असेसमेंट डिपार्टमेंट कर सकता है। तो सर सबसे पहली बात स्क्रूटनी असेसमेंट डिपार्टमेंट कर सकता है बच्चा, फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अच्छा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समरी दे रखा है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। बेस्ट जजमेंट कैसे, दो केस में बनता है बेस्ट जजमेंट। किस केस में बेटा, एक तो हमने पढ़ा है क्या, रिटर्न फाइल नहीं करते हो आप, और सेकंड आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो और आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, टैक्स अप्लाई कर रहे हो, और थर्ड समरी असेसमेंट। क्लियर। तो ये चार केस में, फर्स्ट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, सेकंड सर अनरजिस्टर्ड, सेकंड आप लायबल, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो पर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, थर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, और लास्ट है क्या, समरी असेसमेंट। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट पास कर सकता है। भारत माता की जय। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब। और सर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सरकार अगर आप सोच सकते हो, अगर आप सपना देख सकते हो तो यस आप पूरा कर सकते हो, और हाँ आप ही पूरा कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। बट सर अगर आपने अपना पूरा दम लगा दिया माहौल के साथ, डेफिनेटली सक्सेस आपकी होने वाली है। ऑल दी बेस्ट गाइस, माहौल बनाइए, खुश होकर पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, एंड सर अपनी सॉरी अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, माहौल बनेगा जबरदस्त, शानदार। बाय बाय, टेक केयर, माहौल के साथ बाय।